चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं अपने। और मेरी बात को ध्यान से सुने, शांत रहकर। ऐसा कोई काम मत करो कि नए साल की पहली क्लास में कुछ डोज देनी पड़ जाए आपको। ऐसा कोई काम मत करो। मेरी बात को ध्यान से सुने। अपने 2024 की ये पहली क्लास है और नए टॉपिक के साथ ही अपने इसको शुरुआत कर रहे हैं। मैंने 3 दिन के अंदर जो महसूस किया है वो सारा आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके तहत अपना जो मेन टारगेट मैंने रखा, जिस पर मैंने मनन किया, वो यही है कि अपना जो कंटेंट है उसको और कैसे मजबूत। तो थोड़ा सा ध्यान से और एक नए तरीके से उसको करने का प्रयास करना, अच्छे तरीके से। और इसके मामले में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप याद करो, जो आपको जैसे बताया जाता है वैसे पढ़ो। और ज़्यादा इसके अंदर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आपका कोई अन्य जो टॉपिक है, मैथ रीजनिंग वगैरह होते हैं, उनको करते जाओ। और पंगे नहीं लेने आपने। और कौन क्या पढ़ता है, कैसे क्या पढ़ता है, कौन कितना पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, ये आपकी समस्या नहीं है। ये ध्यान रखें। नए साल में जो प्रण लेके अपनों ने चलना है ना, वो इसी तरीके से चलना है कि जो भी गुरुजन आपको दे रहे हैं, देखो जहां भी आप जाते हो आपको विश्वास करना ही होगा, उसी आधार पर चलना पड़ेगा। अपनी बात कहीं रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बहुत कड़वी बात यह है कि यदि आपको ही पता होता तो आप यहाँ थोड़ी आते। और जिसको यदि ये पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है, उसको तो किसी कोचिंग की किसी की जरूरत नहीं है। उसको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। तो इसलिए ये प्रण लेके चलना है अपनों ने, जिस तरीके से आपको जो करवाया जाए। कम है तो वो कम क्यों है, उसका अपना रीजन है। ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, उसका अपना रीजन है। उसके बेस में है आपका एग्जाम पैटर्न। उसी आधार पर होती है चीजें। ऐसे नहीं होता कि किसी चीज को कम करा दिया, ज्यादा करा दिया तो ये कोई कम, यार कम कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये ध्यान रखें। और नए पैटर्न के आधार पर अपने चलेंगे बढ़िया। नए पैटर्न का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा अलग रूप में लेके चले, ताकि हमारे दिमाग में वो चीजें जम जाए। ठीक। साथ साथ अपने जो भी टॉपिक पूरा होगा उसको समय समय पर आपको जैसे 10 या 15 या 7 ऐसे क्वेश्चन कर, जैसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उनको यहीं पर आपको करवा दिया जाएगा। पेपर होंगे वो अलग है। अब जो होते हैं ना, जैसे आप कई बार नाम सुनते होंगे MCQ, है ना, वो यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा, यहीं से, है ना। ताकि आप जैसे टॉपिक कर लिया, अपनों ने दिल्ली सल्तनत अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने अरब आक्रमण किया था, इस्लाम धर्म किया था, तुर्क आक्रमण किए थे। तो उसके जितने जो क्वेश्चन बढ़िया वाले, ये नहीं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, ये नहीं। ये तो क्वेश्चन सब कर लो, ये तो नॉर्मल फैक्ट्स है। वो क्वेश्चन जो आप गलत कर सकते हो, जिसमें गलती के चांस ज्यादा, आपको आता है लेकिन आपकी गलती हो सकती है, कहते हैं अरे यार मरा दिया यार, ये था क्या, उस टाइप के। तो जैसे मैं कराऊं और जैसे मैं आपको बताऊं कि इस चीज पर आपने ज्यादा ध्यान देना है, आप अपने तरीके से कच्ची पेंसिल से या जो भी है उसको टिक कर लिया करो। क्योंकि वो महत्वपूर्ण बात होती है। वो हम जो आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको बार बार करना है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अपने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया था, एक मैंने अरब आक्रमण के बारे में बताया था। अरब आक्रमण के तहत मैंने आपको यह कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक है ना, भारत पर आक्रमण किया। और उसने जो अटैक किया था वो सिंध और मुल्तान पर किया। ठीक है, सिंध और मुल्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके तहत आते हैं, अपने इंडिया में नहीं आते। और उसके बाद में गजनी आया। गजनी ने जो अटैक किया था वो कहाँ किया था, गुजरात पर किया था, ठीक है ना, वहां पर किया। और वो जो उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था, उसने भी क्या सिंध क्षेत्र में अटैक किया। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ के थे, ये पता होना चाहिए। जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बताया हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ये कौन था, ठीक है ना, सुन लीजिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूं तुर्क, अरब,
हुण, अफगानी, ये ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, सबको आता है, सबका रटा हुआ है। 712 मोहम्मद बिन कासिम आया था। उस पे आप जय जयकार करने की जरूरत नहीं है आपको। आपके ये समझो मेरी ये याद हो गया मेरी हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। वो तो सब करके आएंगे, जिसका सिलेक्शन होता है वो करके आता है। ये पैटर्न तय कर देगा, इसमें नहीं पता होता बच्चों को, मान के चलिए में पता है इस चीज। ये आपको पता होना चाहिए कौन था। बताओ भाई कौन था ये? अरब था, है ना। अब ये कहां से आया था, कैसे आया था, आज हम पहले उसकी बात करेंगे। मेरे पैटर्न को आप समझने का प्रयास करें। देखो, जब इंडिया का, जब वर्ल्ड का मैप आपको देखना पड़ेगा सारा, और मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपने तरीके से बता दूंगा कैसे बनाना है आपने, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, और बिना, आप एटलस खरीद लीजिए, ध्यान रखना। एटलस के बगैर कहीं भी आप कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कोई सोचता है कि एटलस के बगैर मैं कर लूंगा, नहीं कर सकता, चाहे वो करंट ही क्यों ना हो। मैं बाद में रिप्रेजेंट कर लूंगा, पहले मैं समझाऊंगा तो, है ना। मेरी बात को समझने का प्रयास कर। ये देखिए आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप है, और इस वर्ल्ड के मैप में ये इंडिया है, ये इंडिया का पोर्शन है। अब जो आप देख रहे हो ये इधर, ये वाला पोर्शन, ये सऊदी अरब है ना, ये सऊदी अरब है। ये जो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके देखोगे तो सऊदी अरब इस साइड में मिलेगा आपको। यहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये था, उसका जन्म भी यहीं हुआ। वर्तमान सऊदी अरब में उसका जन्म हुआ। अब दो तुर्क, ये अरब था क्योंकि अरेबियन था ये, ठीक है ना। अब जो तुर्क आए थे, जैसे आपका महमूद गजनी आया था, और जो मोहम्मद गोरी आया था, ये जो आए थे ये दोनों अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान तो देखो बाद में बड़े सारे। इसका जो क्राइटेरिया था वो ये वाला पोर्शन था, जैसे ये अफगानिस्तान है ना, ये वाला, यहाँ पाकिस्तान वगैरह जो और पूर्वी ईरान का कुछ एरिया ले लिया था इसने, ये वाला यहाँ का था, यहाँ से आए थे, दोनों यहाँ से आए थे। और मैं बता दूंगा सारा, बस आपको थोड़ा सा, जब आप घर पे देखो, इसका डायग्राम भी मेरे तरीके से बनाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये हर बार हो सकता है मैं ना बताऊं, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि आपको, जैसे मैं लिखाऊं कि सऊदी अरब, तो आपको ये पता होना चाहिए सऊदी अरब कहाँ है, मैप में लोकेट करना आना चाहिए। जब मैं आपको लिखाऊं कि अफगानिस्तान, तो आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए। 90% स्टूडेंट इसको टाइम वेस्ट मानते हैं, यार यहाँ होना चाहिए, ऐसे झटका देके बोलते यहाँ होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं है, करना पड़ता है इसको। इसे करने के लिए एटलस खरीदनी पड़ती है, फिर उसको देखना पड़ता है। इतना किसके पास टाइम? तो अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपको दे। इसी कारण से सक्सेस का रेशियो भी 10% रहता है, 90% अनसक्सेस हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि वो ये इस तरीके की जहमत नहीं उठाते। ये करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये क्या सिस्टम है पूरा, यदि मैं आपको बताऊं। ये इंडिया है, ठीक है। और आपने देख लिया होगा इस साइड में, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? अफगानिस्तान।
और इस साइड में अभी मैंने आपको बना के बताया था, ये क्या है, सऊदी अरब। ठीक है, अब यहां से ये जो सऊदी अरब है, यहां से तो आया था मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम का मतलब ये कौन था, अरब, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को जब आप देखोगे, ये आपका होमवर्क है, नीचे इस साइड में आपको क्या, ईरान मिलेगा, ईरान मिलेगा। ये ईरान भी इसी क्षेत्र में आता था, इनके अंडर में ही था ये। तो इसको है ना ऐसे बोलते थे, पूर्वी ईरान। क्योंकि आप देखो, लिख दोगे क्या, ईरान, पूर्वी ईरान, यहाँ पर ये ईरान पूरा है, तो इसकी पूर्व दिशा ये हो गई, तो पूर्वी ईरान हो गया ना। ये जो दोनों क्राइटेरिया थे यहाँ के थे, एक था महमूद, देखो कई जगह इसको गजनवी भी लिखते हैं, है ना, सही मायने में गजनवी है ये, गजनी भी बोल देते हैं, एग्जामिनर गलत नहीं करता है इसको। ठीक है, ये जो आए थे ये कहां का था, वास्तव में ये गजनी अफगानिस्तान का, और यहीं से क्या है, इसी से संबंधित था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। एक ये जो था, ये घोर क्षेत्र है, ये घोर क्षेत्र, ये भी अफगानिस्तान, यहां से था। और आपको विशेष रूप से जो आपको बातें बताई है, ये ध्यान रखना है, ये खुद गजनी और मोहम्मद गोरी, ये दोनों कौन थे, तुर्क थे। आगे बात करेंगे हम, आगे जब हम साथ साथ बताता जाऊंगा ना, आपके सेट बैठे तो लिख लेना ये चीजें, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आपको पता होना चाहिए अफगान था, आपको पता होना चाहिए मंगोल था, आपको पता होना चाहिए तैमूर वंश से तैमूर रिलंग था, ये पता होना चाहिए। इसमें यदि कोई कंफ्यूजिंग कर दी, फिर चाहे आप कितना ही याद कर लो कि कुतुब मीनार किसने बनाई थी, किसने वो उसका उद्घाटन किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके याद होता है। ठीक है, इसको बनाइए, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने, 3 दिन में जो मैंने मंथन किया है, आपको इसके अंदर अलग दिखेगा ये। और जैसे बता रहा हूं वैसे कर दीजिए, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। और आगे जितना यदि कोई अविश्वास करना है या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो करते रहिए, अब तक कर ही रहे थे, कौन से तीर मार लिए, दोबारा और फीस जमा हो जाएगी, क्या है, एक बार पेपर दे के देख लो। ऐसा नहीं करना, आप हमारे बच्चे समान हो। पता होना अफगानिस्तान से आए ये से।
चले आइए, चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गोरी आया उसका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद सल्तनत काल प्रारंभ हुआ था। एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, नई लाइन से लिखिए। देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ, सल्तनत पीरियड। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी। 1526 के बाद क्या हुआ था वो बाद में बात करेंगे, मुगल वंश आ जाएगा। सल्तनत, अब इसमें क्या है, 5 वंशों के बारे में हम बात करते हैं। 5 वंश कौन कौन से चले? सबसे पहले लिखिए गुलाम वंश। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये जो वंश है इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, मामलुक वंश, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। बस ये मतलब भाई मामलुक वंश, ये जो चला 1206 से 1290, हल्का फुल्का ध्यान रखो। 1206 से ज्यादा ध्यान ना भी रहे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्रम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, खिलजी वंश 1290 से 1320। 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश 1320 से। सैयद वंश 1414 से 1451। पांचवा लिखिए लोधी वंश 1451 से 1526। 1451 से 1526। पहली बात तो ये क्रम पता होना चाहिए, और तो बाद की बात आती, ये क्रम पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये मत भूल जाना। यदि आपको ये याद नहीं है कि तुगलक वंश का काल क्या था, सैयद वंश का काल क्या था, काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन यदि आपको क्रम याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। आइए, अब आप देखिए, ये जो ऊपर वाले 4 हैं,
ये ऊपर वाले 4, इसमें जितने भी शासक आए, जो भी शासक आए, वो सब तुर्क थे। अब तुर्क का आपको पता लग गया कौन थे, ठीक है ना। और ये जो लास्ट वाला है लोदी, ये अफगान था, अफगान। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला अफगान वंश लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश आगे चलकर, है ना, ये ध्यान रखें। तो आपके सामने एक नया आ गया है अफगान। इसके बाद आपके पास आएगा एक और जाति आएगी मंगोल, चंगेज खान वाली। अभी हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, कर लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ये जो दिल्ली सल्तनत थी, नाम तो हम कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत, लेकिन वास्तव में इसका क्राइटेरिया क्या था। क्राइटेरिया मतलब इसका क्षेत्र कौन, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए थे। क्योंकि हमारे नाम में क्या था, दिल्ली, ऐसा नहीं है। बात करते हैं इसकी अपने। अब मैं, आप अपने तरीके से जैसे आपको सेट बैठे अब देख लेना। हेडिंग डाल दीजिए क्षेत्र। आप चाहो, मैं आपको पहले भी कह के गया था कि मैप वगैरह अपने बैग के अंदर रखा करो, खाली मैप वगैरह, और फिर इनको चिपका दिया करो। ये करना है, हर चीज में आपको ये चीज मिलेगी, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे कैसे ही पढ़ रहे हो। आइए, अब आप देखिए दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक थी। दिल्ली सल्तनत का जो क्राइटेरिया था, इंडिया में देखोगे कहां तक था, आज की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये इंडिया, इतना क्राइटेरिया दक्षिण में नहीं थे। और एक इनका जो सिस्टम था वो यहां था। ये जो आप देख रहे हो, आप ये ऐसे ना करना चाहो तो इसको कह सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में इनका सिस्टम, ये जो नेपाल वाला एरिया देख रहे हो, एक ऊपर का पोर्शन था। आप ये कह सकते हो उत्तरी नेपाल, सॉरी नेपाल इधर हो गया ना, ये की तरफ बात करोगे तो दक्षिणी नेपाल हो जाएगा। ये एक इनका जो क्राइटेरिया था वो पूरा पाकिस्तान नहीं था, ये बड़ा। वर्तमान स्थिति, ये पूरी दिल्ली सल्तनत। अब आप इसको अपने तरीके से कर लीजिए, समझ गए सारा। ये ब्लैक वाला इंडिया है, और ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। और बांग्लादेश वाला पूरा कर दो, और दक्षिणी नेपाल,
कि दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था ये। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र। घर पे एक बार आप सीधा सा बना लो अपने तरीके से, घर पे जाके खाली मैप लेना, चिपका देना। हाँ, पढ़ना का तरीका बता रहा हूँ, जो नहीं चिपका सकता वो मत चिपकाए, ज्यादा टेंशन ना ले किसी बात की। ऐसे ही आजकल दिमाग पर प्रेशर डालना गलत होता है। होता ऐसे ही है बेटा, पढ़ाई ऐसी होती है। अब आपको चाहे दर्द हो चाहे खुशी मिले, वो आप पर डिपेंड है। सेल का कहना यार, सेल। समझ में आई जी? दिल्ली सल्तनत का एरिया कौन सा था, ठीक है ना? यहां तक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिणी नेपाल वाला क्राइटेरिया था। घर पे जाके मैप कर लेना, ये इस तरीके से, ये दिखाओ दो तरीके का मैप आता है। लगभग मेरे हिसाब से 60 रुपये लगते हैं इसके, और इसको आप कर लीजिए। जैसे इस टाइप का करना हो ना, तो आगे क्या होता है, ये में क्या है, एक वो प्राकृतिक आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते। इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का भी आता है, क्योंकि देखो अब ये चल रहा है, इसके बाद आपकी देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वो तो पूरा ही मैप का काम होता है। उसमें भी फिर आपको वो हेल्प होगी। कई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो दो दो पैकेट खरीदते हैं उसके, मतलब वो खत्म कर देते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं मैप का। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में चीजें जड़ हो जाती है। कम से कम कुछ भी ना पता लगा हो, कितने ही निकृष्ट क्यों ना हो, आपको ये तो पता लग गया ना यार, बांग्लादेश इधर है क्या, अच्छा ये है क्या। और धीरे धीरे जैसे हम करते हैं तो हमारे पूरी आत्मा में समा जाता है ये, फिर कोई चीजें नहीं रहती है जो हमें ध्यान ना रहे। चलिए जी, चलें, आइए हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290, 80 साल से ऊपर यही रहा था। और शायद यही वो काल था जो सबसे लंबा चला था सल्तनत काल में। इसका जो अन्य नाम है, ये था मामलूक वंश। मामलूक वंश। चले, देखो हम बहुत सारे वंश करेंगे। जैसे मैं गुलाम वंश की बात करूं, बहुत सारे शासक आएंगे, आपको सिर्फ 3 शासकों पर गौर करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। जैसे आगे हम इसके बाद खिलजी वंश करेंगे, इसमें एक ही शासक पर फोकस करना है, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, इसमें 2 शासकों पर फोकस करना है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
फिर उसके बाद आएगा सैयद वंश, इस पे किसी पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। लोधी वंश, लोधी वंश में एक ही आता है सिकंदर लोधी, बस इससे ज्यादा नहीं। करेंगे सारी चीजों को, लेकिन जो मेन चीज होती है, होता है ना क्रीम क्रीम मक्खन, वो ये होते हैं। पढ़ने को तो कितना ही पढ़ लो, कोई सीमा नहीं है उसकी, लेकिन किसी चीज पर फोकस करके पढ़ोगे, उसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी, उसी को अपने करके चलना। आइए सबसे पहले ये जो गुलाम वंश है, इसके संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक मतलब फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए इसका यदि आप कार्यकाल देखोगे, हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं है, 1206 से 1210 ईस्वी, 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 से 1210 ईस्वी। चले इस पर गौर करते हैं। एक दो इसको कई उपाधियां प्राप्त थी, टाइटल, टाइटल बोलते हैं उपाधि को। एक तो इसको कहा गया लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श का देखिए क्या मतलब होता है। देखिए लाख, लाख का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना। लाख का मतलब होता है बहुत अधिक, ज्यादा। जैसे इसे कहते हैं ना लख लख बधाइयां हो, लख लख बधाइयां हो, तो हम लख लख का मतलब क्या है, बहुत बहुत बधाइयां हो आप, उसका मतलब ये होता है। बख्श, बख्श का मतलब होता है बख्शीश, बख्शीश मतलब दान, ये बहुत ज्यादा दान देता था, इस कारण से इसको लाख बख्श कहा जाता है। कई बोल देते हैं सर लाखों रुपए दान देता था, पहली बात तो रुपए आया ही नहीं था, और दूसरी बात आज कोई लाख रुपए दान दे दे तो कितनी चर्चा होती है। हम तो 1206 की बात कर रहे हैं, उस टाइम तो लाख रुपए का कहना ही क्या है। आपके दादा के काल में ही, आपके काल में ही 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बहुत होते थे। आप सोचिए लाख रुपए देना तो बहुत अधिक हो जाता है। लिख दीजिए बहुत अधिक दान देने के कारण, बहुत अधिक दान देने के कारण। दूसरा लिखिए कुरान खमा, कुरान खमा, कुरान खमा। कुरान खमा, देखिए कुरान, कुरान आप समझते ही हो, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। खमा मतलब पढ़ने वाला, इसका अर्थ होता है कुरान को पढ़ने वाला। कुरान को पढ़ने वाला। और मलिक, ये आगे आ जाएगी चीजें। सिपह सलार, सिपह सलार। अब आइए चले बुद्दीन ऐबक पे आ जाइए। इसने जो राजधानी बनाई थी वो थी लाहौर। ये राजधानियों का आपने ध्यान में रखना है, विशेष रूप से उस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना है जहां पर ये आ जाए कि यहां पे राजधानी बदल गई। लाहौर से दिल्ली कब बनी, ऐसे दिल्ली के बाद तुगलकाबाद कब बनी, जो भी आगे जैसे आए वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहां राजधानी बदलेगी वो क्वेश्चन बन जाता है वहां। हल्की फुल्की बातें ध्यान दे दिया करो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रदेश होते हैं। जैसे लाहौर है, इसका जो निक नेम है, ये कहा जाता है पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का दिल।
पाकिस्तान का दिल, रावी नदी के किनारे। आज भी क्वेश्चन आता है, रावी नदी के किनारे। चले आइए वापस कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ जाइए। देखिए, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से पहला सुल्तान जिसने खलीफा से धार्मिक मान्यता नहीं ली, धार्मिक मान्यता नहीं ली और अपने नाम का खुतबा अपने नाम का खुतबा स्वयं ने पढ़ा। अपने नाम का खुतबा स्वयं ने पढ़ा। तो ये पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से धार्मिक मान्यता नहीं ली और अपने नाम का खुतबा स्वयं ने पढ़ा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये खलीफा क्या होता है। खलीफा, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी हैं उनको खलीफा कहा जाता है। लिख दीजिए, इसके नीचे ऐसे डालकर लिख दो, पैगंबर हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी। चले, एक तरीके से आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि जो मंदिर में जैसे पुजारी होता है उच्च, जैसे खुतबा जो क्या होता है, ये क्या होती है खुतबा, इसमें लिखो यह एक धार्मिक मान्यता होती, धार्मिक मान्यता होती, रिलीजियस एक्सेप्टेंस, यस एक्सेप्टेंस, धार्मिक मान्यता होती। आप इसको ऐसे समझिए, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, जैसे शपथ लेते हैं ना, वैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने शपथ नहीं ली, इसने कहा नहीं मुझे नहीं लेनी, मैं खुद ही हूं तो हूं, ये इसने सोच थी, जो भी है। आइए अब यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस्लाम धर्म में क्या होता है। नई लाइन से लिखा, इस्लाम धर्म में सर्वोच्च सुप्रीम क्या है, इस्लाम धर्म में सब सर्वोच्च क्या है, ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में सबसे सर्वोच्च है कुरान। कुरान, और फिर होता है कुरान को पढ़ने वाला खलीफा, के बाद दूसरे नंबर पर खली, ध्यान रखना है आपने, और तीसरे नंबर पर आता है सुल्तान। चले आइए, आपने अभी एक फिल्म देखी होगी सलार, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो देखने का प्रयास करना। उसमें एक गाना है सुल्तान, है ना, आपने सुना भी होगा, सुल्तान बोलते हैं।
ये जितने भी थे ये सब सुल्तान थे। और वैसे इनका बैकग्राउंड क्या है? तुर्क है ना, तुर्क है ये। तुर्क का मतलब अफगानिस्तान वाले। आपने यदि वो फिल्म देखी है तो, नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत। वहां पर आप एक नाम सुनोगे जब वो कहानी सुनाई जाती है, एक नाम आता है खारसान। खारसान ये एक एरिया है, ठीक है ना। ये एरिया जो कवर करता है ना खारसान, ये क्या है? मध्य एशिया का तो तटवर्ती क्षेत्र है इधर वाला। पहले मैं अफगानिस्तान लिख देता। अफगानिस्तान है, मूल रूप से तो अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो मध्य एशिया का एरिया टच करता है, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अपने जो पढ़ते हैं, ये यहां पर है ये खारसान। यहां पर क्या है? तुर्कों का अधिकार था। गजनी वगैरह हो गए, इन सब का अधिकार इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जब आप फिल्म देखोगे तो ये नाम मिलेगा आपको। तो कुछ चीजें क्या थोड़ी सी कनेक्ट होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो, ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। तो इस दृष्टि से मत लीजिए कि ये फिल्म में है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये बहुत चीजें हैं जो हमें सिखा जाता है, हमें उस टॉपिक को समझा जाता है। अब नाम आया तो हमें पता होना चाहिए। खारसान, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ तुर्कों का अधिकार था। आप चाहो तो इसको है ना थोड़ा सा साइड में, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं ऐसे लिखना, तो साइड में है ना ऐसे लिख कर एक छोटा सा नोट डाल दो, छोटा छोटा सा, और ऐसा सा करके साइड में डाल दो। ये आपको हमेशा ध्यान रहेगा। खारसान। पहले आप लोग क्या करते थे, जैसे फिल्म देखते, स्टूडेंट फिल्म देखता है, आज भी देखता है, पहले भी देखता था, अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए। लेकिन जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो फिल्म तो हम अब भी देखते हैं, लेकिन अब फिल्म देखने का एक नजरिया बदल जाता है। वो नजरिया क्या होता है कि कंपटीशन की तैयारी करते समय स्टूडेंट जो होता है वो फिल्म को पढ़ता है। मेरी बात पर घर पे जाकर गौर करना, मैंने आपको ये बात कही है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है वो फिल्म को पढ़ता है। देखने की क्रिया कॉलेज टाइम में चलती। चले, ठीक। आओ, ये हो गया सारा कुरान, खलीफा, सुल्तान। देखिए, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं, काल कितना था? 4 साल का। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये उपलब्धि जुड़ी हुई है कि ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, अच्छा चलता था ये, लेकिन इसका शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, 4 साल। इस 4 साल के अंदर जो 4 साल के अंदर, या मोहम्मद गोरी के काल में ये गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब जिंदा थे तो ये कहते थे, जब उनसे ये पूछा जाता था कि आपके बाद ये कौन संभालेगा, तो मोहम्मद गोरी हमेशा ये कहते थे कि दरबार में बहुत सारे गुलाम है, कोई योग्य गुलाम इसे संभाल ले, ऐसे कहते थे, तभी से गुलाम वंश बना। तो उसके अंडर में ये काम करता था। आप ये भी कह सकते हो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये भी आप कह सकते हो। इसने जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसका योगदान ज्यादा, इमारतें बनाई। तो अब जो मैं इसका पोर्शन चालू कर रहा हूं वो वास्तव में आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर, उसकी बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख इमारतें। अब इसको ध्यान से करना है आपने। प्रमुख इमारतें, प्रमुख इमारतें। चलिए, सबसे पहले लिखिए कुबतुल इस्लाम।
दिल्ली में है। ये क्या एक मस्जिद है, मस्जिद है ये। चले, अब आप देखिए, ये जो मस्जिद है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मैं जानबूझकर आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ था ये मोहम्मद गोरी के काल में हुआ था। मोहम्मद गोरी के काल में हुआ इसका निर्माण। क्लियर? अब मैं सन भी लिखा देता हूं, 1197 में इसका निर्माण हुआ। ग्यारह सौ सत्तानवे में, तब जब मोहम्मद गोरी जिंदा था तब इसने करवाया था। एक क्वेश्चन आएगा आगे चलकर, मैं बात करूं। अब इसका जो ये निर्माण हुआ है, वास्तव में हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य कला का संगम है ये। मतलब हिंदू कला भी इसके अंदर देखने को मिलती है और मुस्लिम कला भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही। अब इसकी जो छत है उसमें तो आपको हिंदू कला दिखाई देगी, हिंदू धर्म से संबंधित जो दिखाई देगी, और जो पिल्लर है ना, स्तंभ, उसमें भी आपको हिंदू धर्म की झलकियां मिलेगी। लेकिन जो इसका जो बुर्ज बना हुआ है ना, बुर्ज ऊंचाई वाला जो होता है, बुर्ज खलीफा इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ऊंचाई वाला जो एक नाम होता है, मेरे दिमाग से निकल, बुर्ज को क्या बोलते हैं? बुर्ज को बोलते हैं टावर। इससे आप समझ जाओगे, बुर्ज का मतलब टावर होता है। ठीक, चलिए। अब एक तो इसके काल में बनी है ये, दूसरा इसकी एक खास बात है तो आप अलग से लिख सकते हो। भारत में पहली तुर्क मस्जिद, भारत में पहली तुर्क मस्जिद, ये अच्छा क्वेश्चन। भारत में पहली तुर्क मस्जिद है, तुर्कों के द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। चले,
के बाद आइए कुतुब मीनार। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए। आप सभी जानते हो कि जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली के अंदर है। जब आप इसको गौर से देखोगे, ये ऐसे बनी हुई मस्जिद, मस्जिद नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, ऐसे मिलेगी। इस टाइप से थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल। और इसके बिल्कुल पास में आपको इस तरीके का बिल्कुल ये मिलेगा आपको। इसको कहते हैं मेहरोली स्तंभ, मेहरोली पिलर। आप इसको आयरन पिलर भी कह सकते हैं। साथ साथ बढ़ाते जाइए। कुतुब मीनार यही है, टेंशन मत आप किसी। आप कहीं सोच रहे होंगे कहीं ये क्या बना दिया यार, कोई और तो नहीं। कुतुब मीनार। चले आओ, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसके नीचे लिखो, इसके साथ 3 शासकों का नाम जुड़ता है। तीन शासकों का नाम।
एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक। दूसरे का नाम है इल्तुतमिश। ध्यान रखना, इसको अल्तमस भी बोल देते, आगे चलकर हम बात करेंगे। इल्तुतमिश, अल्तमस ये भी बोलते। नेक्स्ट जो है ये है फिरोज शाह तुगलक। चले, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, पहली मंजिल का निर्माण करवाया। पहली मंजिल का निर्माण करवाया। देखिए इसने जो पहली मंजिल का निर्माण करवाया था ये 1199 में, 99। ध्यान रखना, इस संबंधित एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 1199 में पहली मंजिल। जैसे आपके घर का निर्माण करवाया आपके परदादा ने, उन्होंने बनाया एक कमरा, एक, फिर आपके दादा आए, उन्होंने 2 और बना दिए, फिर आपके पिता आए, 2 और बना दिए, अब आप आए, देखते हैं क्या करते। अब इन्होंने क्या किया, लिखिए, निर्माण पूर्ण करवाया, निर्माण पूरा करवाया। ये 1213 के आसपास की बात है, आप चाहो तो लिख सकते हो 1213, आवश्यकता नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए लिख दीजिए। 4 मंजिल बनवाई, 4 मंजिल बनवाई। चले, 4 मंजिल टोटल इसने 4 बनवाई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इस पर क्या है, बिजली गिर गई। बिजली गिर गई तो इसकी ऊपर वाली एक मंजिल गिर गई, तो कितनी मंजिल रह गई, 3। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 2 मंजिल और बनवा दी। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, फिरोज शाह तुगलक के नीचे लिखो, इसके काल में इसकी एक मंजिल गिर गई थी। इसकी एक मंजिल बिजली गिरने से गिर गई। के काल में एक मंजिल बिजली गिरने से गिर गई। ऐसे ही एक बार पढ़ा रहे थे, ने कहा कि इसके काल में बिजली गिरने से इसकी एक मंजिल, आप में से व्यक्ति बैठे थे, कहते सर आप बताइए साहब, पहले तो सर ये ऊपरी वाली थी कि निचले वाली थी। मैंने कहा भाई गुड क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसे करो, थोड़ा सा मनन कर लो कि ऊपर वाली गिरेगी कि नीचे वाली गिरेगी।
तो अरे समझ गए ना बात को। ये तो गिर गई, इस कारण से इसने 2 मंजिल बनवाई। इस कारण से इसने 2 मंजिल बनवाई। 2 मंजिल बनवाई। क्लियर होगी बात सारी? 2 मंजिल बनवा दी। टोटल कितनी हो गई? 5। आज भी 5 लिख दीजिए। 5 मंजिल। आपसे पूछ ले कि कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुब मीनार का जो नाम है, आप चाहे कहीं भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, मेरे को यहां जगह मिल रही है, आपको जगह मिल रही है तो यहां लिख दो। नाम किसके नाम पर रखा गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये। कुतुब मीनार नाम किसके नाम पर रखा गया था? आएगा कोई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखना, ये वो काकी नहीं है जो सोच रहे हो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये क्या है? एक सूफी संत थे। याद आ रहा है? सूफी संत के बारे में आपको बताया हुआ है। शियाओं की जो विचारधारा होती है, सुन्नियों की जो विचारधाराएं होती है, उनसे एक अलग विचारधारा होती है, हम सूफी विचारधारा, और इनको मानने वाले संतों को हम सूफी, ये सूफी संत थे। दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक भी आता है, लोग टूट के पढ़ते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो ये बताइए कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। चलिए जी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन दूंगा मैं, अभी नहीं, आगे चलकर। अब इसके पास बिल्कुल ये स्तंभ बना हुआ है, मेहरौली स्तंभ। ठीक, मेहरौली स्तंभ की सिस्टम क्या है ये? सबसे पहली बात तो अब इसके नीचे नीचे लिखते जाना, इस मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? देखो, अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग बात कहते हैं। गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। लेकिन कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में, क्योंकि इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राजा चंद्र। राजा चंद्र, इस कारण से इतिहासकार अपनी अलग अलग बात कहते हैं। जो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वो चंद्रगुप्त ज्यादा ऑथेंटिक, लेकिन फिर भी आपको दोनों तथ्यों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इतिहासकार जो फर्ग्यूसन है वो यही कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मेहरौली स्तंभ का निर्माण। तो यहां पर एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण अशोक ने, इसका निर्माण अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में करवाया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में करवाया था। चले, एक तो ये बात आ गई। एक और साइंस का क्वेश्चन बनता है इस पर। वास्तव में क्या है, ये 99% लोहे का बना हुआ है। 99%, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो मेहरौली स्तंभ है वो 99% लोहे का बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर जंग क्यों नहीं लगती? जाता है और पूछता है कि किस कारण से जंग नहीं लगती है? क्योंकि इस पर क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है, इस कारण से इस पर जंग नहीं लगती। लिख दीजिए, मेहरौली स्तंभ के नीचे लिखो
यह 99% लोहे से बना हुआ है। यह 99% लोहे से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगती। लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि क्योंकि इस पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप किया हुआ है। क्योंकि इस पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप किया हुआ है। अंडरलाइन कर दो, मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप किया हुआ है। चलो आगे। अब एक इसमें थोड़ा सा आपको करंट ऐड करना पड़ेगा। देखिए, जब आप गूगल पे भी देखोगे या कहीं भी देखोगे, जब आप मेरोली स्तंभ करोगे, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको लिखाऊं, बस आप मान लो इस, क्योंकि ऐसे करने लगे तो इस साइड में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे बीच में से एक मंत्र लिखा हुआ मिलेगा। अब उस मंत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। हो गया जी, पूछ ले तो, होता है कई बार, तो तेरे पर भैंस चढ़ जाए तो, फिर कुछ भी हो सकता है। ये होता है सर जी मंत्र बता देते तो ठीक था, कुछ लेवल बढ़ जाता। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मंत्र है ये क्यों क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना, किस तरीके से है। अभी आप जानते हो कि भारत में G20 की बैठक हुई थी ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्र के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को संबोधित किया था, एड्रेस किया, तब ये चर्चा में आया था। अब जब ये चर्चा में आ गया तो इस संबंध में ऐसे नहीं पूछेंगे कि वो मंत्र बताओ जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, ऐसे नहीं। अब उस संबंध में ये बातें हो गई कि ये मेहरौली स्तंभ इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपसे पूछ लेगा मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, आपसे पूछ लेगा कि ये 99% लोहे का बना हुआ है, ये इस पर जंग क्यों नहीं लगती, आपसे पूछ लेगा कहां है, यहां तक वहां जो भी है, ऐसे बनते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए इस पर लिखे मंत्र को पढ़कर, इस पर लिखे मंत्र को पढ़कर इस पर लिखे मंत्र को पढ़कर, देखो यदि सही तरीके से लिखना चाहते हो तो इसके सामने लिखो, नहीं लिख सकते हो तो नीचे लिख दो। इस पर लिखे मंत्र को पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में हुई वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में, भारत की मेजबानी, मेजबानी मतलब होस्ट, भारत की मेजबानी में हुई G20 की बैठक में G20 की बैठक में पूरे विश्व को संबोधित किया था। पूरे विश्व को संबोधित किया था। क्लियर होगी बात सर? संबोधित मतलब एड्रेस करना। कुछ और चीजें यदि आप देखना चाहो तो आप ये जरूर देख सकते हो कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, ये भी काफी हाईलाइट हुआ था। इसका अर्थ होता है मानवता का कल्याण, कल्याण मतलब वेलफेयर, वह सुख निश्चित किया जाए।
ह्यूमन वेलफेयर और उसके जो सुख है उसको निश्चित किया जाए, ये फिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मानवता का कल्याण हो, मानवता का कल्याण और सुख निश्चित किया जाए। क्लियर होगी बात सारी? चलिए जी, इसके आगे की बात हम कल करेंगे, और कल हम तीसरी इमारत की बात करेंगे, वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। चलिए कल बात करेंगे।